हित भुक मित भुक ऋत भुक। महर्षि चरक के इस सूत्र को शायद आपने जरूर सुना होगा। दरअसल आप जो खाते हैं, जिस मौसम में खाते हैं, उसका आपकी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये सारा खेल इंटरनल है, जिसे शरीर की 3 बायोलॉजिकल एनर्जी तय करती है। और जब आपका खान पान गलत होता है तो इसका असर शरीर की बायोलॉजिकल एनर्जी पर पड़ता है। ऐसे में एनर्जी के साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत इनके बैलेंस पर ही डिपेंड करती है, और जब तीनों एनर्जी का बैलेंस बिगड़ता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। और आप यानी वो लोग जिन्होंने गड़बड़ की वो बीमार पड़ने लगते हैं। सीधे सीधे कहें तो बीमारी कोई भी हो, उसके पीछे वजह वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस हो जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बैलेंस बिगड़ता क्यों है जो हमें बीमार करता है। तो इसका जवाब है कभी मौसम के बदलने से तो कभी खान पान की वजह से। मतलब आपके लाइफस्टाइल पर वात, पित्त और कफ का बैलेंस टिका हुआ है, जो सीधे सीधे आपकी सेहत तय करता है। अब गर्मी के इस मौसम को ही ले लीजिए। देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा 42 के पार पहुंच गया है, तो वहीं दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में बीच बीच में अचानक से टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो रहा है। सेहत बिगड़ रही है और जाहिर है गर्मी की वजह से पित्त की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी की परेशानी इससे ट्रिगर करती है। शरीर में गर्मी बढ़ने का असर दिमाग पर पड़ता है। लोग बेवजह चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और अक्सर लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। तो वहीं बारिश और टेम्परेचर अप एंड डाउन होने से एसी, कूलर और फ्रिज की ठंडी चीजें खाने के कारण वात और कफ दोष लोगों को बीमार बनाता है। सर्दी और जुकाम, सांस की परेशानी तो होती ही है, डाइजेशन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो चलिए इस गर्मी में हेल्दी रहने के लिए त्रिदोष को कैसे शांत रखा जाए, कैसे बैलेंस रखा जाए, ये जानने के लिए चलते हैं स्वामी रामदेव के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। यद्यपि मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के त्रिकोणासन, कोणासन, योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, ये सब करते करते रोज 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम पूरे देशवासी भी हमारे साथ करते हैं। और पित्त दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ है कुंजर, जो यहाँ हम कई बार अपने योगाचार्यों के द्वारा दिखाते हैं, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। पित्त दोष के लिए कुंजर, वात दोष के लिए बस्ती और रक्त मोक्षण, ये श्रृंगी चिकित्सा, और कफ दोष के लिए भी कुंजर के साथ साथ नस्य यह अप्रतिम लाभ करते हैं, जिसको पंचकर्म षटकर्म के शोधन क्रियाएं कहते हैं। इसको भी हम इसलिए यहाँ से दिखाते हैं कि जो भी शरीर में संचित दोष होते हैं, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते। एक तो ये पंचकर्म षटकर्म की क्रियाएं, दूसरा योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और बहुत बड़ा असर पड़ता है खान पान का। तो जो सरल सहज आसन है, मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो मीनाक्षी जी, पूजा जी लगातार वो भी स्टूडियो में कर रही होती हैं। और आज जैसे मैं कह रहा था 2 दिन पहले ही कि करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और सेम टू यू हमारे हुसैन भाई, 99% तो उनकी हाजिरी रहती है। कभी कभी अमित जी भी प्रकट हो जाते हैं, भूले भटके। कभी कभी हमारे विशेष आयोजनों में दूसरे भी हमारे योगी एंकरों के दर्शन हो जाते हैं, सौरभ जी से लेकर के और राजगुरु जी से लेकर के तमाम के। योग मुद्रासन,
मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासनों को लय के साथ करना। और अब देखो, वात रोगों में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें जो देर से हजम होती हैं। वात रोग प्रकोपित तो होता है मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के गड़बड़ होने से, बस्ती से, मूल बंध से, उड्डयन बंध से, कपाल स्वामी जी, भाती गड़बड़ से तो कुछ उसको भी हो, बड़ा ठीक करते हैं। और इसलिए जो बस्तियां, स्वामी जी देखिए कि मई में ऐसी सर्दी तो पहले नहीं देखी थी। रात में अचानक से खूब शोर गुल हुआ और बारिश हुई, और आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ पेड़ हिल रहे हैं, मतलब मौसम वहाँ भी काफ़ी सुहाना हो गया है। लेकिन ये सुहाना मौसम भी कई बार परेशान करता है। शरीर की जो 3 बायोलॉजिकल एनर्जी हैं जिससे शरीर ऑपरेट होता है, सेहतमंद रहने के लिए इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी, जैसा कि आप बता ही रहे थे। तो हित भुक, मित भुक, ऋत भुक की बात आप हमेशा करते हैं, लेकिन मौसम जिस तरह से कभी बहुत गर्म है, कभी सर्द हो जा रहा है, तो फिर इसमें इतना ज़्यादा जब मौसम गड़बड़ है तो फिर वात, पित्त, कफ को कैसे बैलेंस रखा जाए? तो एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, गरुड़ासन। अब गरुड़ासन करने से वात रोगों का प्रशमन होता है, लेकिन सब कर नहीं पाते, इसलिए हम उसके लिए बाह्य प्राणायाम, ये भी नहीं कर पाते, तो कहते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम ही पूरा कर लो। तो जो जितना कर सके, योग तो करना है। मैं बता रहा था, जब वात रोग हो जाए तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी, बाय बादी की चीजें, उड़द की दाल, मटर, गोभी, खीरा, लौकी का जूस, ये भी वात रोगों को बढ़ा देता है। कफ के लिए चिकनी और ठंडी चीजें, घी, यहाँ तक कि अकेला दूध, वह भी कफ बढ़ा देता है। इसलिए दूध में हम पिपली डाल करके, दूध के साथ शिलाजीत, दूध के साथ च्यवनप्राश, दूध के साथ हल्दी, पिपली, हल्दी, अदरक, पिपली। वैसे तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च भी हम दूध में डाल के पका के देते हैं। ये कफ के लिए परम औषधि है। लेकिन अकेला दूध, घी, दही, छाछ, ये कफ को बढ़ा देते। खट्टी चीजें, ठंडी चीजें और पित्त, जितने भी मसाले हैं और गर्म चीजें हैं, ये पित्त को बढ़ाने वाली हैं। और ये सर्द गर्म तो बड़ी खतरनाक है। जैसे आपने बताया कि एक तरफ गर्मी, फिर अचानक बरसात, ठंड, फिर एक तरफ एसी, कूलर, फिर बाहर गर्मी, और फिर फ्रिज का पानी, फ्रिज की और ठंडी चीजें, और फ्रिज का ही नहीं, घड़े का भी। वैसे तो घड़ा बहुत अच्छा होता है, हमने इसलिए घड़ा रखा हुआ भी है। स्वामी जी कल एक बाबा जी मिले, वो कह रहे थे स्वावलंबी भी बनता है। जे को कर रो भगवान, किसी के हाथ को के बावले हो गए हो, कुछ इस तरह की बातें कह रहे थे। ये मई के महीने में बारिश, देखो जो है ठीक करे। तो अब जो है, अब भाई राम जी भी कह रहे कि भाई ठीक है, तुम नहीं सुधरते तो तुम्हें थोड़े थपेड़े मारेंगे। तो चलो जो भी है, अब ये अभ्यास, और कम से कम कहता हूँ 2 अभ्यास तो योगिक जॉगिंग के, ये तो अक्सर रोज हमारे साथ भाई बहन 1-2 मिनट ये, 1-2 मिनट ये, और फिर सूर्य नमस्कार, ये तो करते ही हैं। उनके करने से पहले कि हम सूर्य नमस्कार करें, उससे पहले ये वृक्षासन और गरुड़ासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। किसके लिए? तन मन के संतुलन के लिए। और गरुड़ासन तो वात रोगों के लिए भी। ये गरुड़ासन बड़ा जबरदस्त है, संतुलन तो बनाना पड़ता है। और दूसरी तरफ से भी ऐसे, और एक आसन को 10-20 सेकेंड से शुरू करके और 10-20 मिनट तक करना होता है।
तो वात पित्त कफ रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए मैं कह रहा था मसाले, गर्म चीजें, बहुत ज्यादा मिर्ची खाते, और जो वैचारिक उत्तेजनाएं हैं उनका भी असर हमारे जीवन पर मेरे भाई पड़ता है हुसैन जी। ये बात कम लोगों को थोड़ी समझ और में स्वामी जी आएगी। जब तेज हवा चलती है तो उसका असर लेकिन- आपके माइक पर भी पड़ता है कि और वो उसका हम भी तक पहुंच- संतुलन बिगड़ जाता है। और उसका असर हम तक पहुंचता है फिर। ये ठीक कह रहे आप। फड़फड़ हो रही है। हाँ, तो ये पूरे एम्बियंस का पता लगना चाहिए ना कि आंधी, वर्षा, तूफान ये सब चल रहा है और उसके बीच में योग भी चल रहा है। जीवन के झंझावातों के बीच में, संकटों संघर्षों के बीच में भी योग नहीं छोड़ना भाई अकु भाई। अनख आलस हु नाम जपत योग करत मंगल दिशिदस हु। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल योग अथारा, करत करत नर उतर ही पारा। राम कृपा योग कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा सन्मुख होय। जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, जहाँ पर कृपा राम की होवे ता पर कृपा करे सबको। ये रोज ऐसे भुजंगासन या दंड, तो ये जो रोज का अभ्यास है ना, उसको आज हमने पूरा करा दिया। भुजंगासन, अच्छा स्वामी जी देखिए, मकरासन, सर्वासन, ये अभ्यास करते करते जी मेरे भाई। स्वामी जी लोग बीमार पड़ते हैं, दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर दवा ले लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये ख्याल ही नहीं करते लोग कि आखिर वो बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों ना इस बीमारी की जड़ का पता किया जाए। तो स्वामी जी जरा ये समझाइए कि शरीर की प्रकृति को कैसे पहचाना जाए और ये कैसे पता चले कि शरीर का जो त्रिदोष है उसका बैलेंस कुछ बिगड़ गया है। एक तो पहचानने का ये तरीका है, ऐसे आप अपनी ये ना दाएं हाथ को निकालिए, बाएं हाथ के ऊपर ऐसे रखिए। ये जो कलाई है ना, 1 इंच जगह छोड़ करके यहाँ हड्डी सी है, इसके पीछे से यहाँ नाड़ी के ऊपर रखिए। पहली नाड़ी के नीचे धक धक हो रही है तो वात दोष बढ़ा हुआ है। अब तीनों चेक करो, तीनों का मैं पूछूंगा भी, हुसैन जी भी, पूजा जी भी और मीनाक्षी जी भी। अब एक इक्वल प्रेशर होना चाहिए यहाँ अंगुली के यहाँ, और अभी मेरा तो वात बढ़ा हुआ है। वैसे पहली नाड़ी तो वात की, संतुलित स्वामी जी, है, दूसरी और तीसरी? लेकिन प्रधान, कभी कभी ना प्रधान, पहली वात, दूसरी पित्त, वात पित्त और ये फिर कफ, ऐसे पहली वात, दूसरी पित्त, तीसरी कफ, वात पित्त कफ, ऐसे। बड़ा टफ साइंस है तो स्वामी जी। शरीर में भी क्या होता है, मूलाधार से वात, बीच में पित्त और ऊपर कफ होता है। तो ये ऐसे नीचे से ऊपर की ओर है, वात पित्त कफ, ऐसे। तो आप में से हुसैन जी क्या पता लगा आपका कौन सी नाड़ी? स्वामी जी नाड़ी गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। तुम्हारी नाड़ी मैं ढूंढूंगी, रुक जाओ। यहाँ सब बैलेंस है। तो अब जिसकी नाड़ी गायब होगी, इसका मतलब तीनों चल रही है तो पता नहीं लग रहा, तो त्रिदोष संतुलित है, तो दिस इज द एक्सीलेंट हेल्थ। तो कभी कभी प्रधान रूप से, अब जैसे हरिद्वार में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो वात का प्राधान्य है, तो प्रकृति का असर अपनी प्रकृति पर भी पड़ता है। तो अभी अलग अलग समय भी, सुबह सुबह वात दोष, दोपहर को पित्त और शाम को कफ प्रबल होता है। इसलिए लोगों को दर्दें सुबह सुबह बहुत होती है, जिनको आर्थराइटिस होता है, फाइब्रोमाइल्जिया होता है, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। दिन में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और रात को लोगों को जिनको कफ कोल्ड होता है नींद नहीं आती, खांसी भयंकर बढ़ जाती। खैर, ये तो फिर अलग बहुत गहरा विज्ञान। वात पित्त कफ दोष के ऊपर तो हम 3 सेशन भी करें तो कम पड़ेंगे। खैर, तो मैं कह रहा था, अब सीधे लेट करके, अब वात पित्त का प्रकृति का एक तो नाड़ी से पता लगा,
दूसरा, अब बिल्कुल सिंपल लक्षण, जब आपको बार बार कहीं कहीं ना दर्द चलता फिरता, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी पीठ में, कभी कहीं पर भी दर्द होता है, तो किसी भी प्रकार की जो पीड़ा की अनुभूति होती है, कहीं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये पेन मार्कर्स जो बताए जाते हैं ब्लड में भी, जो टेस्ट कराने पर RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, CRP, यूरिक एसिड आदि जो बढ़ जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट कराने पर इनसे पता लगता है, फिजिकली भी वात का पता लग जाता है। एक तो होती है पूरे सर्वगत वात, ये पूरे शरीर में, फिर संधियों में, फिर नसनाड़ियों में, फिर ऊपर से गैस निकलती है तो ऊर्ध्ववात होती है, फिर नीचे से वात निकलती है तो कोष्ठगत वात होती है, तो विंड जिसको बोलते हैं, अपान वायु। लोग सुबह से शाम तक, कुछ लोग तो मतलब बड़े हास्य के पात्र बन जाते हैं, समूह में बैठे और वही पटाखा छोड़ देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर पादने के वीडियो बड़े वायरल होते हैं। तो ये जो है सब वात का बखेड़ा है सारा। तो जिनको वात प्रबल होता है, दर्दें होती हैं, ऊपर से डकारे छोड़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा, नीचे से भी बहुत ज़्यादा विंड पास होती रहती है, तो थोड़ा बहुत तो सभी को बनती है। कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वात बिल्कुल ही ना हो, इससे तो फिर जीवन ही नहीं चलेगा। लेकिन ये प्रकोपित नहीं होनी चाहिए, इसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। वात, फिर पित्त जो है, एसिडिटी, और एसिडिटी मतलब पेट में जलन, खट्टी डकार आना तो एक है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर में खुजली होती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, यूरिन में जलन होने लगती है, गुस्सा बहुत आता है, तो यह पित्त बढ़ने के कारण से। और कफ बढ़ने के कारण से सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, साइनस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, फिर ये इसकी पूरी फैमिली है। तो जब आपको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार हो तो समझ लेना आपकी कफ प्रधान प्रकृति है। आपको ये जो मैंने पित्त के कई लक्षण बताए, एसिडिटी से लेकर के, गुस्से से लेकर के, बीपी बढ़ने से लेकर के, मन में बेचैनी बढ़ने से लेकर के, तो ये समझ लेना आपको पित्त बढ़ा हुआ है। और वात दर्दों से लेकर के चिंता को भी बहुत बढ़ाती है ये, और चिंता से भी वात बढ़ता है। तो ये ऐसे लक्षण है वात पित्त कफ दोष के, जिसके लिए लेबोरेटरी में टेस्ट कराने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे एंडोस्कोपी से पित्त का पता लग जाता है, और जो आजकल स्पायरोमीटर आ गए हैं, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से कफ का पता लग जाता है कितना अंदर बढ़ा हुआ है। और कफ के कारण से तो ये गांठें, मोटापा और कैंसर भी बढ़ता है, और वात के ब्लड मार्कर से ही पता लग जाता है। तो खैर, यांत्रिक टेस्ट और फिजिकल दोनों ही आपको बता दिए। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी आप? मैं ये पूछी थी स्वामी जी कि अगर स्किन ड्राई हो रही है तो इसका मतलब ये कि वात बढ़ा हुआ है, या फिर कोई और कारण हो सकता है? ना 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 ना, ये पित्त बढ़ा हुआ है। जितने भी चर्म रोग है, इनका मूल कारण पित्त है। हाँ, मूल कारण पित्त है चर्म रोगों का। मोटापा का मूल कारण कफ है, और जो बहुत दुबले पतले और लो इम्यूनिटी और कई प्रकार की जो ऑटोइम्यून डिजीज है, इसका कारण वात है। तो ये अलग अलग रोगों के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अच्छा स्वामी जी, देखिए रात में ना मुक्तासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते हुए योग को भी बढ़ा रहे आगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी, दिल्ली NCR में रात के वक्त मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। ऊपर वाले ने जितनी बाल्टियां और ड्रम भर के रखे थे पानी के, सब लुढ़का दिए उन्होंने। काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई है। अब इसकी वजह से मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन पूरे देश में गर्मी पड़ रही है। फिर बारिश के बाद धूप खिलेगी, उमस बढ़ेगी, और डॉक्टरों के लिहाज से तो इसको सालक का मौसम कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन का खतरा इस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। तो मौसम गर्म होने पर स्वामी जी, बॉडी के अंदर जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो कैसे मेंटेन रखा जाए? वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए एक तो 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और बहुत गर्मी हो तो 2.5-3 बस। लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। देखो, नीम हकीम खतरे जान के कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, बिल्कुल कम खाओ,
कुछ लोग कहते हैं एक ही बार खाओ, कुछ कहते हैं बार बार खाओ, कुछ कहते हैं भूखों मरो, उपवास बहुत ज़्यादा करो, कुछ कहते हैं खूब खाओ और मस्त रहो, सारे खाने के साथ साथ फिर न्यूट्रिशन, फिर विटामिन खूब खाते हैं और वो भी सिंथेटिक खाते रहते हैं। फिर कुछ पानी के बारे में अतिवादी है, कुछ कहते हैं बिल्कुल मत पियो। एक डॉक्टर हमारे यहाँ लेक्चर देने आए, बोले बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ कहते हैं खूब पानी पियो। अभी एक बहुत बड़ी व्यक्ति ज़्यादा पानी पीने से ही बीमार होकर के हमारे यहाँ पर भर्ती हैं। वैसे तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए जो 25-25, 30-30 लीटर पानी पीते थे। वो एक अलग प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो खैर ये अतिवादी नहीं होना चाहिए। पानी की कमी के लिए एक तो नींबू पानी बेस्ट है, ये तांबे के लोटे का पानी, घड़े का पानी, और इसमें नींबू पानी बेस्ट है। नींबू में थोड़ा खीरा, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, और पूरे पेट को एकदम अच्छा रखना होना तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, ये मेडिकेटेड वाटर हम पिलाते हैं। देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पानी कैसा पीना, सिंपल पानी तो ऐसे बाहर यात्रा के दौरान ठीक है, उबला हुआ पानी पीना चाहिए जैसे हमारे जैन साधु पीते हैं। और हम यहाँ पर योगाग्राम में, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में सिंपल पानी लगभग नहीं पिलाते। मैं खुद भी सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय वाला पानी पीता हूँ। और सभी को जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये मेडिकेटेड वाटर पेट के लिए, स्वासारी क्वाथ का पानी कफ के लिए, और अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी हार्ट के लिए। जिनको आर्थराइटिस है उनको हम एलोवेरा निर्गुंडी, पारिजात, सहजना और गिलोय का 5 चीजों का पानी पिला देते हैं। जिनको अब पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के पंखुड़ियां डाल करके पानी पिलाते हैं। और स्वामी जी, मुझे बार बार आपके सामने जो बर्तन वीट सजे ग्रास हैं, का जूस भी इसमें पिलाते हैं। जिनको खून, आपके सामने बर्तन सजे वो भी मुझे मिट्टी दिख का रहे हैं। पानी मुझे याद आ सबसे रहा अच्छा है होता है। कि घर के बड़े मिट्टी में कहते हैं कि सारे तांबे के औषधियों बर्तन में रखा हुआ पानी जो रात में रख दीजिए, और अगर खुले आसमान के नीचे है तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये अलग अलग मेटल का में रखा हुआ पानी ज़रा कैसे फायदेमंद होता है, ये भी समझा दीजिए। तो ये जो है तांबे का जो पानी है ना, इसके पीने वाले को कभी भी शरीर में टॉक्सिन्स नहीं रहते। और इसमें सोना और चांदी का एक एक सिक्का, इतना तो लोगों के पास पैसे का जुगाड़ रहता ही है, जब पहनने के लिए ज्वेलरी आदि इतना तो ले ही लेते हैं लोग। एक सोने का छोटा सा, आजकल क्या बोलते हैं उसको, गिन्नी, सोने की गिन्नी और चांदी का रुपया जो भी है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो सोने चांदी का छोटा छोटा सिक्का जो है वो इसी तांबे के पात्र में डाल दें, या जो है तांबे का, सोने का, चांदी का मिट्टी के घड़े में डाल दें, वो और बेस्ट है। ऐसे हमने तांबे के पात्र भी उपलब्ध करवा दिए लोगों को, सही मिलते नहीं थे इसलिए। तो सोना और चांदी ये आयुष्य को बढ़ाते, इम्यूनिटी को बढ़ाते, सभी प्रकार से। 2 काम एक साथ, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, माने शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना, और जो हमारी जीवनीय शक्ति है, जो जीवनीय ऊर्जा है, तो उसको, जीवनीय शक्ति को, जिसको मैं कहता हूँ एक एक सेल से 1 लाख से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे हर पल ऊर्जान्वित तो होती रहती है, तरंगित तो होती रहती है, आप्लावित तो होती रहती है। तो वो जो दिव्य ऊर्जा तरंगे हैं, जो हमारी पूरे शरीर की नैसर्गिक, अलौकिक, ईश्वरीय, अप्रतिम, प्राकृतिक जो ऊर्जा है, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। मिट्टी के घड़े में यदि सोना, चांदी, तांबे के ये सिक्के डाल दिए जाए तो तांबे से पूरे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, और कैंसर, टीबी जैसे रोग कभी नहीं होते। चांदी का पानी पीने वाले को कभी दिमाग का रोग नहीं होगा, बोले भाई इसके तो चांदी हो रखी। और सोना का पानी पीने वाले का कभी भी जिंदगी में लो इम्यूनिटी नहीं होगा। तो सोना के पात्रों में लोग खाया करते थे पहले, राजा महाराजा सोने की चम्मच से।
तो वह चांदी के पात्र, सोने के पात्र, अब चांदी सोने के पूरे पात्र तो बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा महंगा मामला है और बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। चांदी के सिर्फ चम्मच से लोग खाते थे, बोले सोने के चम्मच से खाता हुआ पैदा हुआ था। खैर, ये सोना जो है वो आयुष्य को बढ़ाता, ओज तेज को बढ़ाता है, और वह भी ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी की जो नैसर्गिक ऊर्जा है उसको ठीक रखता है। तो ये धातुओं का प्रभाव मैंने आपको अच्छा स्वामी बता जी, दिया। क्या कुछ बाकी ऐसे लोग स्टील भी जो है, हैं, ये ना प्रभाव ना दुष्प्रभाव, न्यूट्रल है। तांबे के बर्तन वाला पानी और मिट्टी के बर्तन वाला पानी, क्या कुछ लोगों को ये दोनों पानी भी नुकसान करता है? क्या कुछ लोगों को इससे भी बचने की जरूरत होती है? देखो, जिनको एसिडिटी होती है उनको तांबे के लोटे का पानी नहीं पीना चाहिए, और जिनको बहुत ज़्यादा वात और कफ बढ़ा हुआ है उनको घड़े का भी पानी नहीं पीना चाहिए। उनको उबला हुआ औषधीय पानी, और वो भी गर्म पानी पीना चाहिए। ये सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए घड़े का पानी ठीक है। तो वात और कफ रोगों में गर्म पानी ही पीना चाहिए। पित्त रोगों में गर्म पानी, उबला हुआ पानी नॉर्मल करके उसको घड़े का पानी उनको पीना चाहिए। पानी उबाल लिया, उबाल करके ठंडा करके घड़े में डाल दिया, उसको पीना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका बड़ा असर है। लेकिन ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, क्या वात पित्त और कफ के बढ़ने से ही परेशानी होती है, या फिर इनमें से भी कोई दोष अगर कम हो जाए तो भी दिक्कत आ सकती है? यानी सिर्फ बढ़ना परेशानी है या घटना भी परेशानी है? देखो, वात पित्त कफ, इसका असंतुलन शब्द प्रयोग किया जाता है। उसी को आप घटना बढ़ना ऐसे कहो कि जैसे पित्त आपका घट गया, मतलब आपके शरीर की अग्नि कम हो गई, मंदाग्नि हो गई, इसको कहते हैं पित्त कम हो गया। तो मंदाग्नि वालों को भूख नहीं लगती, उसके लिए पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सौंठ, पंचकोल का काढ़ा पिला दो। 1 चम्मच ले लो, ये करीब 3 से 5 ग्राम, और इसको 400 ग्राम पानी में उबालो, 100 ग्राम बच जाए तब छान के पी जाओ। जिसको खाया पिया हजम नहीं होता, दूध पीने से भी दस्त लग जाता है और कफ बनने लगता, दूसरे उपद्रव होते हैं। 1 चम्मच पंचकोल का पिया और आप आधा 1 किलो तक दूध हजम कर लेंगे। हमने तो 2-2 किलो तक दूध पिया हुआ है काढ़ा पी करके। ये गुरु जी का बताया हुआ गुर है, नुस्खा है, ये गुप्त विद्या आपको बता दी। तो पित्त कम होने से भूख कम लगती है, और वात कम होने से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, खून का दौरा पूरा ठीक नहीं, और कफ कम होने से अंडरवेट हो जाते हैं। अब जब पित्त कम हो जाए तो पंचकोल लेना, वात कम हो जाए तो अश्वगंधा, शिलाजीत अथवा न्यूट्रिला, ऑर्थोकेयर अथवा हल्दी, मेथी, सौंठ आदि का सेवन कर लेना, अथवा गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, आहार श्रृंगार, सहजने का पानी पी लेना। और जब कफ कम हो जाए तो फिर आप दूध, दही, घी और जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं और खास करके डेट खाओ, और जो कफ कम हो गया था, वेट कम हो गया था, उसको बढ़ाओ। तो ये तो घटने की बात हो गई। अब इसके लिए दूध की भी बात करता हूँ। दूध, बकरी का दूध, जिनका मंदाग्नि हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम, बकरी का दूध। वात की प्रॉब्लम हो जाती है तो ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध वात के लिए और मधुमेह के लिए परम औषधि है। ये हमने पहली बार लोगों को उपलब्ध कराया है, नहीं तो ऊँटनी का दूध और बकरी का दूध लोगों के लिए मिलना एक स्वप्न जैसा था। और खास करके शहरों के लोग कहाँ ऊँटनी ढूंढें, और राजस्थान में होती है तो कहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में जाएंगे, और बकरी जो है ये जंगलों में होती है, कहाँ से लाएंगे। तो बकरी का दूध ये पेट के लिए, पित्त रोगों के लिए, और ऊँटनी का दूध वात रोगों के लिए, और कफ रोगों के लिए, चाहे ऊँटनी का दूध हो, चाहे बकरी का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, उसमें हल्दी, अदरक, शिलाजीत, तुलसी, इनको डाल करके ना, लौंग, इनको उबाल करके, पिप्पली, इनको उबाल करके और च्यवनप्राश साथ में लेना चाहिए।
नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। तो ये आपको मूल विद्या बता दी है वात पित्त कफ की। बाकी पित्त रोग बहुत अधिक बढ़ जाए तो अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति के साथ या काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी तीनों मिला लो, बराबर आधा आधा ग्राम ले लो, या सौंफ का या मुलट्ठी का ही पानी पी लो। कफ बढ़ जाए तो खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लो या स्वासारी का काढ़ा ही पी लो। और वात बढ़ जाए तो खाली पेट पेडेल्यूल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ऑर्थोकेयर ये ले लो। वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है। घरेलू उपचार वात रोगों के लिए सामान्य रूप से हल्दी मेथी सौंठ, पित्त रोगों के लिए एलोवेरा वीट ग्रास, ये तो हर घर में ही होता है ना, लौकी का जूस ले लो। और कफ बढ़ जाए तो सौंठ पीपल कालीमिर्च त्रिकुटा ही ले लो, या त्रिकुटा और सीतोपलादी और स्वासारी पाउडर। और 3 दोषों का बैलेंस करना हो तो त्रिफला ले लो। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय बड़े महत्वपूर्ण है मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। स्वामी जी अब कार्यक्रम में त्रिदोष नाशक है। अब आप उस पर बात करें जिसके जरिए आप ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का हल ये करने से मिल जाता है। मैं बात कर रही हूँ प्राणायाम की। तो क्या स्वामी जी त्रिदोष को शांत करने में प्राणायाम भी कारगर होता है? किस दोष को शांत करने के लिए कौन सा प्राणायाम करें और कितनी देर करें? यही मैं अभी कह रहा था मीनाक्षी जी। भस्त्रिका मूल रूप से कफ रोगों के लिए, ये कफ का स्थान है। और कफ का असर यहाँ आंखों पर भी आता है तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों पर आ जाता है, टेनिटिस जैसे रोग हो जाते हैं। इसका कफ बालों पर उतर जाता है तो बालों पर कहते हैं नजला उतरा तो बाल सफेद हो जाते हैं, फिर गला रुंध जाता है, फिर फेफड़े की दिक्कतें होती हैं। तो कफ के लिए भस्त्रिका और नस्य, और पित्त के लिए धीरे धीरे कपालभाति और कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं। पित्त के लिए कुंजर के साथ साथ मिट्टी पट्टी भी बड़ी लाभ करती है, वाटर थेरापी बड़ी लाभ करती है, गीले पानी की पट्टी भी बड़ी लाभ करती है। और ये जो श्रृंगी कर रहे हैं ना, तो अब श्रृंगी जो है पहले तो ड्राई करते हैं। श्रृंगी ये लीच जो लगा रहे हैं ना, ये जहाँ भी वात बढ़ जाता है पहले ये सूखी और बाद में अभी टाँच मार दी, इसके अंदर टच कर दिया मारो। तो पहले ये ड्राई करते हैं और ड्राई के बाद देखो ऐसे खोलते हैं, इधर देखो इधर इधर, ये ऐसे खोला, खोलने के बाद अंदर से ऐसे हल्का हल्का सा इसको टाँच मार करके फिर इसको शक करते हैं। ये कितना ही भयंकर वात रोग अंदर की पूरी गंदगी खींच लेता है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे फिर इसको खींचते हैं मुंह से और अंदर से निकाल देते हैं पूरा, बड़ा जबरदस्त है। तो बस्ती और ये रक्तमोक्षण, महर्षि चरक कहते हैं आधे रोग बस्ती से, महर्षि सुश्रुत कहते हैं आधे रोग इस रक्तमोक्षण से दूर हो जाते। इतना जबरदस्त ये कार्यक्रम है। तो ऐसे पहले सूखी फिर ये जो है गीली, 2 तरह से बस्ती ये श्रृंगी चिकित्सा होती है, रक्तमोक्षण होता है। फिर बाह्य बस्ती आंतरिक बस्ती देते हैं। ये सारा उपाय है आगे। और स्वामी जी सवालों के जवाब वाला जो सेक्शन है ना, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और ब्राह्मणी उद्गीत पित्त लोगों के लिए शीतली शीतकारी भी पित्त रोगों के लिए परम औषधि, कफ रोगों के लिए उपचार। जी मेरे भाई। और इसीलिए सवालों की बाढ़ से आ जाती है स्वामी जी हमारे पास। और अब सीधे दर्शक आपसे अपनी परेशानियों का हल जानेंगे। सबसे पहला सवाल जम्मू से शिल्पा चौधरी का है। वो ये जानना चाहती हैं कि कोई लो बीपी की वजह से अगर बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाना है। उनकी पूरी बात सुनते हैं। अगर कोई लो बीपी से बेहोश हो जाए तो उसको इंस्टेंट होश में कैसे ला सकते हैं हम? तो शिल्पा जी, इंस्टेंट होश में लाने के लिए एक तो यहाँ से दबाएं, एक यहाँ से दबाएं। ये तो दबाने के हाथ में वो यहाँ से दबाएं ऐसे ही, और माथे को ऐसे करें। और नाक में नाजुक प्रकृति वालों को बादाम रोगन, कफ प्रकृति वालों को अणु तेल, और ऐसे किसी को मृगी का दौरा ही पड़ जाता है ना, तो उनको प्याज का रस नाक में डाल देते, एकदम से बेहोशी दूर हो जाती है। यदि ब्रेन डिसऑर्डर्स की वजह से बेहोशी आई है
तो उसको ओमेगा का एक कैप्सूल जो है उसको काट करके और उसको मुंह में डाल देना चाहिए, अथवा उसको मेधावटी मेमोरी ग्रिड पानी में घोल के पिला देनी चाहिए, अथवा मोती पिष्टी और रजत भस्म उसको पानी में घोल करके, रजत भस्म 2 चावल के बराबर, माने 1/4 ग्राम से भी कम, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, और मोती पिष्टी आधा ग्राम तक पिला सकते हैं तो एकदम से होश में आ जाते हैं। बाकी तो ये मैंने तो हजारों लोगों को देखा है, ये पॉइंट दबाने से ही होश में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, कर्नाटक की नव्या कुमारी अपने सवाल का जवाब चाहती हैं। मेरे पति 30 साल के हैं, उनको घुटना में दर्द रहता है और कड़कड़ करने का आवाज़ आता है, कृपया उपाय बताएं। तो ये नव्या कुमारी का प्रश्न का जवाब ये है कि कट की आवाज़ इसलिए आती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके लिए न्यूट्रीला विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि ले लें, या धूप में बैठे हैं और दूध दही छाछ का ठीक से प्रयोग करें। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनका रस पिलाएं। खाली पेट पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड दें या वातारी चूर्ण पिला दें, और ये जो है पेडानिल तेल से मालिश करें। वो जहाँ भी खटपट हो रही है धूप में बैठा करके मालिश कर ले। सुबह सुबह इंडिया टीवी देखते देखते योग भी करते रहे, मालिश भी करते रहे, तो पेडानिल स्प्रे, पेडानिल तेल, फिर ये पेडानिल गोली तो बताई, वातारी चूर्ण बड़ा ज़बरदस्त है, न्यूट्रिल ऑर्थो केयर भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो नव्या जी, सारी खटपट दूर हो जाएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना है, वात की चीज़ें नहीं खानी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए मेरे भाई। स्वामी जी, अगला सवाल लुधियाना से है, इशिका कुमारी का, वो देख लेते हैं। मेरे नाक से ब्लड गिरता है और दिन में 2-3 बार गिरता है, इसका उपाय बताएं। और ये ना गर्मी में बहुत बच्चों को खून आता है, मेरे को भी आया करता था। जो इशिका पूछ रही हैं, तो मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर माँ ने रई मारा दही, माने दही जो है ना उसमें मक्खन जब निकलने की स्थिति बनती है उसी समय वो दही जो है वो पिला दिया जाता है। तो मैंने ये दही 10 या 15 दिन पिया था, उसके बाद आज तक एक भी बार फिर नाक से नक्सीरी खून नहीं आया। एक उपाय। दूसरा उपाय, पीपल के पत्तों का रस, शीशम के पत्तों का रस नाक में डाल देते हैं या जलनेती करवा देते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर। जलनेती, पीपल के पत्तों का रस या शीशम के पत्तों का रस नाक में डाल दिया, कभी नक्सीर आएगी। पित्त बढ़ने से आती है, तो इसके लिए वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, इनका रस पिला दिया करें, तो ये पित्त के प्रशमन के लिए परम औषधि है इशिका जी। तो कभी भी फिर नाक से ये ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ठीक है स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले को यहीं रोकते हैं और अगले पड़ाव पर चलते हैं। वात, पित्त और कफ का जो दोष है वो दूर करने के लिए अगर कोई रामबाण नुस्खा भी है आपके नुस्खे वाली पोटली में, तो आप उसकी तैयारी कर लें। तब तक हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। पूरा दिन गैजेट्स में अटके, क्यों प्रकृति से दूर हुए बच्चे, पेड़ पौधों से दूरी से नुकसान, कम उम्र में रुका शरीर का विकास। समर वेकेशन में योग, बढ़ेगी लंबाई, होगी पूरी ग्रोथ। कल योग गुरु स्वामी रामदेव बच्चों की लंबाई, हाइट बढ़ाने वाले योगासन बताने वाले हैं। साथ में ऐसे आयुर्वेदिक उपाय भी बताएंगे जो रुकी हुई ग्रोथ को प्रॉपर ठीक तरीके से ठीक कर देंगे। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, ताकि आपके बच्चों की हाइट प्रॉपरली बढ़े और सेहतमंद भी वो हमेशा रहें। स्वामी जी, क्या तैयार हो रहा है? तैयार हो रहा है। एक तो ये एलोवेरा ना, ऐसे तो ये देखो इसमें लार सी निकलती है, लेकिन जब इसको आप मिक्सी में ऐसे घुमा देते हैं ना, तो फिर इसकी ये लार खत्म हो जाती है। तो जिनको पित्त रोग हो वे तो वीट ग्रास, लौकी और एलोवेरा का जूस पिया करें। जिनको वात दोष हो वे निर्गुंडी है,
निर्गुंडी 3 पत्ते वाली होती है, ये पारिजात है। निर्गुंडी, पारिजात और गिलोय, ये 3 परम औषधियाँ हैं। किसी को जो है सहजना भी मिल जाए तो और अच्छा है। और ये 5 चीज़ें मैंने बताई, उसमें से 3 भी मिल जाए ना, निर्गुंडी, ये पारिजात और गिलोय, ये भी वात रोगों के लिए परम औषध है। और किसी को ना मिले ये पारिजात निर्गुंडी तो हम भी उपलब्ध कराते हैं। निर्गुंडी पारिजात सूखे, इसका काढ़ा बना के पी लें, नहीं तो निरंतर क्वाथ ही पीते। अब कफ रोगियों के लिए मैंने बोला था, कफ के रोगी को दूध पीना है तो अकेला दूध पिएंगे तो ये शरीर में प्रॉब्लम पैदा कर देता है, कफ बढ़ जाता है। तो कफ के रोगियों को ये छोटी पिपली 1-2 से शुरू करके ये छोटी पिपली ज़्यादा अच्छी होती है, बाकी बड़ी पिपल भी वो उसी की प्रजाति है, एक ही फैमिली के है ये। और इसको जब ऐसे कूट करके और दूध में डाल करके पका करके पिला देते हैं तो ये दूध औषध के रूप में तैयार हो जाता है उनके लिए जिनकी प्रकृति कफ की है। तो अकेला दूध ये कफ कारक है, क्योंकि इसके अंदर मलाई भी पूरी है, इसके अंदर घी भी पूरा है। तो इसको ऐसे पक करके ना फिर ये एक फूल जाती है, तो मंद आंच पर इसको पकाना चाहिए। और ऊपर से फिर च्यवनप्राश खा ले तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आज जो हमने वात पित्त कफ के लिए उपाय बताए हैं, इन उपायों के बाद अब किसी को कोई रोग नहीं होगा। मूलतः सब रोगों की जड़ में वात पित्त कफ त्रिदोष का असंतुलन है। दुर्भाग्य से एलोपैथी में वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए वो रोगों को जड़ से दूर नहीं करते। हम जड़ पर वार करते हैं, कारण का निदान करते हैं, निवारण करते हैं, इसलिए कार्य रूप में बीमारियां कुछ होती ही नहीं है। एलोपैथी की दवाइयाँ जो सिंथेटिक हैं वो खाली सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं, हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वात पित्त के कफ के अब कोई रोगी देश में नहीं रहेंगे। इंडिया टीवी पर जो उपाय बताए उनको करेंगे। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।